नमस्कार। इस श्रृंखला में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम निराला की प्रगतिशील चेतना की चर्चा करने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि आधुनिक कविता, जिसका सुदीर्घ इतिहास है, भारतेंदु युग से प्रारंभ होते हुए आधुनिक युग तक लगातार उत्तर आधुनिक कविता, जिसका सृजन निरंतर चल रहा है। विश्व स्तरीय अनेक कवि रचनाकार जो कवि के साथ साथ गद्य धर्म का निर्वाह भी करते रहे, ऐसे बहुत से रचनाकार आधुनिक हिंदी कविता ने, हिंदी साहित्य ने हमें प्रदान किए। उन्हीं में से एक सशक्त नाम है निराला। जैसा नाम वैसा गुण कहा जाता है, यथा नाम तथा गुण। सूर्य जैसी कांति निराला में थी, जो अन्य कवियों से उन्हें निराला बनाती है। ऐसे महाकवि, विद्रोही कवि, कविता तो अनेक रूपों से सज्जित करने वाले, शाश्वत कृपा से समर्थ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला न केवल छायावाद के कवि हैं, अपितु प्रयोगवाद और प्रगतिशीलता पर अपनी गंभीर दृष्टि केंद्रित करते हैं। और वह गंभीर चेतना, चाहे वह गद्य हो या पद्य हो, उसमें उभर कर आती है। यह प्रगतिशीलता प्रगतिवाद से भिन्न है। प्रगतिशील कोई भी रचनाकार किसी भी युग का रचनाकार हो सकता है। कबीर भी प्रगतिशील से प्रभावित थे। उनकी कविता में हमें, जो कि भक्ति काल के संत कवि कहे जाते हैं, उनमें भी हमें प्रगतिशील चेतना दिखाई देती है। महादेवी वर्मा अपनी प्रगतिशीलता गद्य और पद्य दोनों में प्रकट करती हैं। मीराबाई, जो कि भक्ति काल की कवयित्री हैं, प्रगतिशीलता उनकी रचनाओं में भी दिखाई देती है। तुलसीदास में भी प्रगतिशीलता दिखाई देती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रगतिशील किसी वाद से जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए निराला की प्रगतिशील चेतना पर जब हम विचार करते हैं, तो हम यह भी जानते हैं कि निराला ने अपने जीवन काल में या अपने रचना काल में समय समय पर जो समकालीन समस्या थी, चुनौतियां थी, जो विचारणीय विषय थे, उन पर भी चिंतन किया। और तो और कविताओं में गद्य चिंतन में समाहित करते हुए अपने मनोभावों से पाठकों को अवगत कराते रहे। इसलिए कई साहित्यिक आंदोलनों से उनका संबंध रहा। निराला के साहित्य में प्रगतिवादी चेतना, जब हम इस पर विचार करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि वो प्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में उनके साहित्य में दिखाई देती है। प्रगतिशील और प्रगतिवाद, इसमें शाब्दिक अंतर तो है ही, क्योंकि हम देखते हैं कि वाद जब लगता है तो वह एक खास तरह का एक आंदोलन बन करके आता है। जैसे मुक्तिबोध ने मार्क्सवादी दृष्टि से अभिव्यक्त किया है कि लाल क्रांति की लड़ने वाली मजदूर सेना आम, उनको उनके स्त्री पुरुषों को मेरा लाल सलाम। प्रगतिशील जो चेतना है, उसमें एक सामाजिक यथार्थवाद भी देखने को मिलता है। सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन की आकांक्षा प्रगतिशील चेतना में देखी जा सकती है। निराला की प्रगतिशील चेतना में प्रगतिशील साहित्यकार सामाजिक ढांचे एवं संरचना में क्रांतिकारी परिवर्तन चाहता है। यह परिवर्तन व्यवस्था में परिवर्तन न होकर व्यवस्था का परिवर्तन वे मानते हैं। पूरी की पूरी व्यवस्था को ही बदलने का विश्वास उनका दिखाई देता है। उनके आक्रोश में व्यवस्था के भीतर परिवर्तन की संभावनाएं दिखाई नहीं देती। इस प्रकार दिनकर ने भी लिखा है कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताप पहन इखलाती है, दो राह समय के रथ का गरगर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। फिर है पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध। यह भी प्रगतिशील चेतना का विशेष मुद्दा रहा है। प्रगतिशील कवि या लेखक का आक्रोश पूंजीपतियों एवं पूंजीपति वर्ग की ओर भी है। इन विचारकों को लगता है कि जब तक आक्रोश उत्पन्न नहीं होगा, सामाजिक स्थिति नहीं बदलेगी।
प्रगति का मानवीकरण प्रगतिशील साहित्यकार एवं कवियों ने भी किया है, किंतु उनकी निगाह आम जन की निगाह है। तो हम देख सकते हैं कि उनकी भाषा में, शिल्प में प्रगतिशीलता दिखाई देती है। निराला का काव्य और प्रगति चेतना। निराला सच्चे भक्त और ईश्वर में श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति थे। आध्यात्म में उनकी पूर्ण आस्था थी। उन्होंने दूसरी ओर मानव में विषमता का डटकर विरोध किया। यही नहीं, अपने इस दर्शन को अपनी कविता का विषय बनाया, जैसे वह तोड़ती पत्थर, इलाहाबाद के पथ पर, भिक्षुक कविता, विधवा शीर्षक कविता, कुत्ता भौंकने लगा आदि कविताओं में निराला ने कथित स्वर्ग, नरक, परलोक आदि को त्याग कर लोक को महत्व दिया। फिर भी प्रगतिवादियों की तरह न तो ईश्वर में अविश्वास रखते हैं और न ही आत्मा तथा आध्यात्म का निषेध करते हैं। प्रगतिशील लेखक श्रम के महत्व को प्रतिपादित करते हैं तथा सामाजिक शोषण के विरोध में उनका स्वर मुखरित हुआ है। प्रगतिशील लेखक पूंजीवादी और सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त करने के पक्षधर हैं। तो प्रगतिशील लेखक किसान और मजदूर को सचेत करते हैं। यहाँ प्रगतिशील और प्रगतिवादी में विभाजक रेखा यही है कि जहाँ प्रगतिवादी हिंसात्मक और विध्वंसकारी क्रांति का पक्ष लेते हैं, वही प्रगतिशील लेखक राजनीतिक दलों का विरोध करता हुआ केवल समाजवादी दल में विश्वास करता है। तो प्रगतिशील लेखक केवल अर्थ को ही उन्नति का मूल आधार नहीं मानता है, वह मानता है कि भौतिक विकास के साथ साथ आत्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास को भी उतना ही आवश्यक होना चाहिए जितना अन्य वस्तुएं आवश्यक होती है। तो निराला भी मित्र के प्रति तथा सरोज स्मृति में वे परंपरागत रूढ़ियों और प्राणपंथियों का विरोध करते हैं। दान में उनकी धार्मिक ढोंग पर कठोर प्रहार उन्होंने किया है। तो निराला स्फटिक शिला और प्रेम गीत में यथार्थपरक वर्णन करते हैं। बादल राग उनकी जो कविता है, डिप्टी साहब आए हैं, जल्द जल्द पैर बढ़ाओ, आज अमीरों की हवेली किसानों की होगी, पाठशाला आदि जो कविताएं हैं, उनमें कवि ने उद्बोधन और वर्ग संघर्ष को प्रेरणा प्रदान की है। निराला के काव्य में प्रगतिवादी प्रवृत्तियां उनके परवर्ती काव्य में अधिक साफ दिखाई देती है। उनकी इस प्रकार की प्रवृत्तियां निम्नलिखित है, जैसे शोषकों के प्रति आक्रोश। तो प्रगतिवादी होने के नाते निराला भी सामाजिक विषमताओं को दूर करने के पक्ष में थे। उनकी अनेक कविताएं इसका उदाहरण है। उनकी कविताओं में पूंजीपतियों को फटकारते हुए साफ दिखाई देते हैं। निराला का मत था कि शोषित वर्ग को इस दयनीय स्थिति तक पहुंचाने वाले पूंजीपति ही हैं। उनकी कुकुरमुत्ता कविता का एक सशक्त उदाहरण है। इसमें कुकुरमुत्ता गरीब और शोषित वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है तथा गुलाब जो है उच्च वर्ग का प्रतीक है। जैसे अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगे आप, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतराता है कैपिटलिस्ट, कितनों को तूने बनाया है गुलाम, मालिक कर रखा सहारा जड़धाम। तो पूंजीपतियों के प्रति उनका आक्रोश उनकी कविता में स्पष्ट दिखाई देता है। एक और उदाहरण हम देखते हैं, उससे स्पष्ट होता है कि शोषकों के प्रति उनकी रचनाओं में आक्रोश दिखाई देता है। भेद कुल खुल जाए वह सूरत हमारे दिल में है, देश को मिल जाए जो पूंजी तुम्हारी मील में है। फिर है शोषकों के प्रति सहानुभूति, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति। निराला की अनेक कविताओं में शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति दिखाई देती है। निराला स्वयं भुक्तभोगी थे, इसलिए उनकी सहानुभूति में सहजता अनुभव होती है। अल्पायु में ही दुखों से युद्ध के कारण उनका स्वर बड़ा कर्कश हुआ। समाज के उपेक्षित, शोषित और प्रताड़ित वर्ग के साथ उन्होंने साक्षात्कार किया था। यही कारण है कि उनके काव्य में शोषित वर्ग के प्रति विशेष सहानुभूति दिखाई देती है। उनकी जो रचना है बादल राग और भिक्षुक, विधवा आदि कविताओं में
उनके इस भाव को देखा जा सकता है। बादल राग कविता का एक उदाहरण देखिए। जीर्ण बाहु है जीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है हे जीवन के पारावार। ये सब हमारे पाठ्यक्रम में भी है, ये हमने पढ़ रखी है ये कविताएं। इसी तरह भिक्षुक कविता, उसमें भी कवि ने भिक्षुक के चित्र को इस तरह पेश किया है कि सहज ही भिक्षुक के प्रति सहज अनुभूति दिखाई देती है। वह आता दो टुक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को। उनकी जो कविता है विधवा, इसी प्रकार की विधवा की विवशता, अभाव और मजबूरी की एक श्रृंखला है। उसके दुखों को सुनने वाला कोई नहीं है। वह एक सीलन भरी कोठरी में बंद किस प्रकार अपना जीवन यापन करती है, उसका चित्रण उनकी इस कविता में दिखाई देता है। जैसे वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी, वह टूटे तरु की छूटी लता सी दीन, दलित भारत की विधवा है। तीसरी हम विशेषता देखते हैं उनके काव्य की, सामाजिक यथार्थ का चित्रण। तो निराला की जो कविताएं हैं उनमें यथार्थ का या वास्तविकता का चित्रण हुआ है। छायावादी युग में आम साधारण व्यक्ति के यथार्थ का चित्रण उसमें किया गया है, जबकि उसके उपरांत उन्होंने भारत के उस जनसाधारण का चित्रण किया है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का शिकार है। निराला ने भिखारियों और शोषित श्रमिक महिलाओं की दयनीय अवस्था का करुणापूर्वक मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। जैसे तोड़ती पत्थर कविता से चढ़ रही धूप, गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता हुआ रूप, उठी सुलगती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई। तो इस तरह भिक्षुक कविता में भी उन्होंने भिक्षुक की दयनीय स्थिति का वास्तविक चित्र प्रस्तुत किया। जैसे साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते पेट, दाएं से दया दृष्टि पाने की ओर आगे बढ़ाए। इस प्रकार निराला का जो काव्य है उसमें सामाजिक यथार्थ कूट कूट कर भरा हुआ है। अगली प्रवृत्ति क्या है? रूढ़ियों और जड़ परंपराओं का विरोध। तो निराला मूल रूप से सच्चे विद्रोही कवि थे और उन्होंने अपने जीवन में हर तरह की रूढ़ियों का डटकर विरोध किया। मुक्त छंद की उद्भावना इसका ज्वलंत उदाहरण है। उनकी जो रचना है सरोज स्मृति, उसमें भी उन्होंने रूढ़ियों का स्पष्ट विरोध किया। दान नामक कविता में वानरों को मालपुए खिलाकर पुण्य अर्जित करने वालों पर उनका व्यंग देखिए। फिर सोचा मेरे पूर्वजगण गुजरे जिस राह वही शोभन, होगा मुझको यह लोक रीति, कर दूं पूरी गो नहीं भीती, कुछ नहीं तोड़ते गत विचार, पर पूर्ण रूप प्राचीन भार, ढोते मैं हूं अक्षम निश्चय आएगी मुझ में नहीं विनय। फिर है क्रांति और नवनिर्माण की प्रेरणा। निराला उस व्यवस्था के विरोधी थे जो जनसाधारण का शोषण करती है। तो उनकी हार्दिक इच्छा यही थी कि सभी को समान अधिकार प्राप्त हो और संपूर्ण समाज का कल्याण हो। इस व्यवस्था का निर्माण में क्रांति ही एक शस्त्र है जिससे व्यवस्था को बदला जा सकता है। बादल इसी कविता का प्रतीक है। जागो फिर एक बार ये भी देश के युवकों को उद्बोधित करते हुए नवनिर्माण की प्रेरणा देती है कि पशु नहीं वीर तुम, समर शूर क्रूर नहीं, काल चक्र में हो दबे आज तुम राजकुंवर। अब है साम्यवादी विचारधारा। तो प्रगतिवाद मूल रूप से साम्यवादी विचारधारा पर अवलंबित था। वे प्रगतिवादी कवियों ने साम्यवाद का गुणगान मुक्तकंठ से किया। राजे ने अपनी रखवाली की नामक कविता में सामंतवादी व्यवस्था पर चाटुकारों पर व्यंग्य करते हुए लिखते हैं कि राजे ने अपनी रखवाली की, किला बना रहा, बड़बड़ी फौजें रखी, चापलूस कितने सामंत आए, मतलब की लकड़ी पकड़े हुए कितने ब्राह्मण आए,
पोथियों में जनता को बांधे हुए, कवियों ने उनकी बहादुरी के गीत गाए, लेखकों ने लेख लिखे। तो इस सामंतवादी व्यवस्था को बदलकर निराला साम्यवाद की स्थापना करना चाहते हैं। इसके लिए अमीरों की हवेलियों को पाठशालाओं में बदलना चाहते हैं, जिससे अशिक्षा का अंधकार दूर हो सके और आम आदमी की सुविधा से शिक्षा प्राप्त कर सके। इस सामंतवादी व्यवस्था को बदलकर इस कविता के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया है, जैसे आज अमीरों की हवेली, किसानों की होगी पाठशाला। आज अमीरों की हवेली, किसानों की होगी पाठशाला। धोबी पासी चमार तेली, खोलेंगे अंधेरे का ताला। एक पाठ पढ़ेंगे, टाट बिछाओ। तो इस तरह निराला की 3 तरह की कविताएं मिलती हैं। पहली वे कविताएं हैं जो प्रकृति, श्रृंगार और आध्यात्म चिंतन को आधार बनाकर लिखी गई है, जैसे अनामिका, गीतिका, तुलसीदास आदि इसी प्रकार की कविताएं हैं। दूसरी प्रकार की कविताएं प्रगति और प्रयोग से संबंधित है। कुकुरमुता, बेला, नए पत्ते आदि इसी प्रकार की कविताएं हैं। तीसरी प्रकार की कविताएं वे हैं जो 1950 के बाद की हैं। इनमें कवि ने आत्मपरक और अध्यात्म से संबंधित कविताएं लिखी है। निराला का प्रगतिवाद का दौर सन 1941 से 1950 तक रहा। इस तरह कहा जा सकता है कि निराला हिंदी की प्रगतिशील और प्रगतिवादी कवियों में शीर्ष स्थान के अधिकारी हैं। हिंदी में प्रगतिवाद के प्रवर्तन का श्रेय निराला के सिवाय और किसे नहीं मिल सकता। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि साहित्य में प्रगतिवाद एक संगठित आंदोलन बनकर उभरा है। वास्तव में सन 1789 में फ्रांस की जो क्रांति हुई, उसके परिणाम स्वरूप मानवीय समानता, बंधुत्व की भावना, स्वतंत्रता आदि अनेक जीवन मूल्यों को साहित्य में स्थान मिलने लगा। उसके उपरांत साहित्य में यथार्थवादी कृतियों को अधिक से अधिक स्थान मिला। 19वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में कार्ल मार्क्स तथा एंजल आदि मनीषियों ने कला और साहित्य को सामाजिक उत्थान एवं प्रगति का आधार मान लिया था। इसी प्रक्रिया में आगे चलकर भौतिकवादी, समाजवादी और प्रगतिवादी जीवन दर्शन पर आधारित सामाजिक प्रगति के काव्य को प्रगतिवादी या प्रगतिशील काव्य कहा जाने लगा। सन 1935 में पेरिस में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। उसके तुरंत बाद भारत में भी लखनऊ में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। इस संघ के प्रथम अधिवेशन के सभापति मुंशी प्रेमचंद थे। 1938 में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता रविंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। इसके साथ वामपंथियों का संबंध भी जुड़ गया। मार्क्सवादियों ने प्रारंभ से राजनीति से दूरी बनाए रखी और धीरे धीरे मार्क्सवादी राजनीतिक दृष्टि से बंधकर प्रगतिशीलता ने प्रगतिवाद का रूप धारण कर लिया। इस तरह प्रगतिवाद की परिभाषा करते हुए यह कहा जा सकता है कि राजनीति के क्षेत्र में जिसे मार्क्सवाद कहते हैं, वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद और प्रगतिशीलता में मौलिक अंतर है। प्रगतिवादी श्रम को अधिक महत्व देता है और वह मानता है कि मजदूर का श्रम सारी प्रगति का आधार है। पूंजीवादी सदा ही लाभ को हथिया लेता है, जबकि उस लाभ का उत्पादक मजदूर है। तो इस तरह समाज में शोषक और शोषित 2 वर्गों का निर्माण हो जाता है। प्रगतिवादी पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए श्रमिक वर्ग को संगठित करके वर्ग संघर्ष के लिए तत्पर करता है। इसके लिए सशक्त क्रांति उसका प्रमुख हथियार है और हृदय परिवर्तन में वह विश्वास नहीं रखता है। तो प्रगतिवादी मानते हैं कि आज तक कला, साहित्य, शासन, राज्य, संस्कृति, धर्म, सभ्यता आदि का जो विकास हुआ है वह केवल पूंजीवादी शोषकों के हित में हुआ है। तो प्रगतिवादी धर्म, समाज और जीवन की सभी रूढ़ियों को समाप्त करना चाहते हैं और यही उनका लक्ष्य होता है। तो प्रगतिवादी मानते हैं कि ईश्वर, भाग्यवाद, धर्म, परंपरागत रीति रिवाज ये सब कुछ ढकोसला है। तो स्पष्ट है कि प्रगतिवाद
वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं तथा जनता की वाणी को बुलंद करना उनका लक्ष्य होता है। और प्रगतिवाद से यदि वाद की कट्टरता हटा दी जाए तो वह प्रगतिशील ही रह जाता है। तो निराला चाहे प्रगतिशील कवि थे परंतु प्रगतिवादी कवि नहीं थे। उन्होंने न मार्क्सवादी विचारधारा का समर्थन किया और न ही अपनी कविता में साम्यवाद का प्रचार किया। उनकी कविता रामविलास शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, रांघे राघव, प्रकाश चंद्र गुप्त आदि प्रगतिवादियों से बिल्कुल भिन्न है। तो उनकी कविता में केदारनाथ की तरह